Hello everyone, I am Abhishek Patnaik, lecturer in chemistry. How are you all? I think you are doing great and I am doing well. आज के इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की एडिशन कंपाउंड की लेबोरेटरी प्रिपरेशन के साथ साथ एडिशन कंपाउंड की टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कशन किए थे। तो चलिए हम पहले एडिशन कंपाउंड और उसकी टाइप के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड क्या होता है? एडिशन कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसको प्रिपेयर करने के लिए हमें दो सिंपल और दो सॉल्ट सॉल्यूशन की मिक्सचर करना चाहिए था। मिक्सिंग करने के बाद उसे हम क्या करते थे? इवापोरेशन करते थे। बाद में उसे कंडेंसेशन करके हमें जो क्रिस्टल प्राप्त होता है उसी क्रिस्टल को हम कहते थे एडिशन कंपाउंड। जब एडिशन कंपाउंड हमने बना लिए थे उसके बाद उसी एडिशन कंपाउंड को हम वाटर के साथ रिएक्शन करके हम कुछ जानकारी प्राप्त किए थे। वो क्या था? वो था कुछ एडिशन कंपाउंड ऐसे होते थे जहाँ पे उसे पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद उसमें जो सारे एलिमेंट थे आयन में कन्वर्ट हो चुके थे। उसमें जितने भी एलिमेंट है उसे जब हम पानी के साथ इंटरेक्शन करते थे वहाँ पे जितने एलिमेंट है अपने आयन में कन्वर्ट हो गए थे। तो उस टाइप के कोऑर्डिनेशन जो इस टाइप के एडिशन कंपाउंड था उसी एडिशन कंपाउंड को हम क्या कहते थे? डबल सॉल्ट कहते थे। और ऐसा भी कुछ एडिशन कंपाउंड था जिसको हम पानी के साथ इंटरेक्शन करने के बाद वहाँ पे प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट अपने आयन में नहीं टूटते थे। कुछ ऐसे यूनिट रह जाते थे जो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद भी वो यूनिट एज इट इज रहता था। तो उसी को हम क्या कहते थे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते थे। तो एडिशन कंपाउंड दो तरीके से होता है। एक था डबल सॉल्ट जो मैंने लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, और एक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको मैं इस लेक्चर में डिस्कशन करूँगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक स्टोरी बोला था पिछले लेक्चर में। वो स्टोरी ये था कि एक एरिया हुआ करता था। उस एरिया के अंदर एक राजा बैठा है और राजा के चारों ओर सोल्जर यानी सेना राजा को घेर के रखे हैं। दैट मीन्स वो राजा को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और राजा और सेना के बीच जो है इमोशनल कनेक्शन है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और इसी के साथ साथ सिर्फ एरिया का अंदर सेना रहने से एरिया का प्रोटेक्शन नहीं हो जाता है। कुछ सेना एरिया के बाहर भी रहना चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया के लिए इंडियन रो होते हैं, बाहर के देश की जानकारी लाने में मदद करते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हम देखिए जो एरिया है इस एरिया के अंदर ये राजा बैठा हुआ है और राजा के चारों ओर ये सेना राजा को घेर के रखे हैं। और इस एरिया के बाहर भी कुछ सेना है। यहाँ पे देखिए कुछ सेना है। ये जो एरिया के बाहर जो सेना है वो जानकारी लाने में मदद करते हैं। तो इसी को मैंने बताया था, यही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए इसी के साथ मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिलेट करवाता हूँ। तो यहाँ पे जो एरिया है ये जो एरिया है इसी एरिया को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो एरिया है इस एरिया को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो राजा है जो बीच में बैठा हुआ है, इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसी को हम सेंट्रल मेटल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल कहते हैं। और यहाँ पे राजा अपने चारों ओर सेना से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है अपने चारों ओर लिगैंड से घिरा हुआ है। लिगैंड से घिरा हुआ है। वहाँ पे सेना है और यहाँ पे लिगैंड है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम इसे लिगैंड कहते हैं और वहाँ पे हम सेना कहते हैं या फिर सोल्जर कहते हैं। तो ये जो है अपने चारों ओर लिगैंड से घिर के हुआ है। तो यहाँ पे राजा और सेना के बीच इमोशनल कनेक्शन है। तो यहाँ पे मेटल और लिगैंड के बीच जो कनेक्शन है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो मेटल और लिगैंड के बीच में जो कनेक्शन है इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे हम इमोशनल कनेक्शन कहते हैं क्योंकि सेना राजा का ख्याल रखता है और राजा सेना का ख्याल रखता है, तो इसको हम इमोशनल कनेक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम लिगैंड और मेटल के बीच में जो कनेक्शन है इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो एरिया है जिस एरिया के अंदर राजा और सेना रहते हैं
यहाँ पे इस एरिया को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और इसे हम जो एरिया है जो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं उसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। और यहाँ पे अंदर जो मेटल है उसे हम सेंट्रल मेटल कहते हैं। ये जो एल से रिप्रेजेंट किया गया है इस एल को हम लिगांड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एरिया के बाहर कुछ सेना है, यहाँ पे भी ठीक इसी तरह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी कुछ सेना रहते हैं। लेफ्ट साइड में हो सकता है, नहीं तो राइट साइड में हो सकता है। एक ही टाइम में एक ही साइड में होगा, या फिर लेफ्ट साइड में होगा या फिर राइट साइड में होगा, ठीक है। इसी को हमने क्या बोला था, इसी को हमने बोला था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो यूनिट है वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद नहीं टूटता था, एज इट इज रह जाता था, वही जो एरिया में, यही एरिया है, यही एरिया में मेटल रहते हैं और मेटल को घेर के चारों ओर लिगांड रहते हैं। तो उसी को जो मेटल और जिसके चारों लिगांड घेर के रहते हैं इसी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के हिसाब से मानते हैं, लेकिन इसी स्क्वायर ब्रैकेट में जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसी स्क्वायर ब्रैकेट को मैथमेटिक्स में इसे मैट्रिक्स के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है इससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा हूँ बोर्ड पे, आप लोग नोटिस कीजिए। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, पहले एग्जाम्पल में NiCl2 जो एक्यूएस है वो 6 मोल एमोनिया के साथ क्या हो रहा है, 2 एक्यूएस सोल्यूशन को मिक्सिंग कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड में क्या आ गया, इवापोरेशन, थर्ड में कंडेंसेशन। इससे हमें एक एडिशन कंपाउंड मिल जाएगा, ये NiNH3 का होल 6Cl2, ये एडिशन कंपाउंड हमें मिल गया, ये एडिशन कंपाउंड हमें मिल गया। ये जो एडिशन कंपाउंड है इससे जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद सिर्फ जो यहाँ पे जो Cl2 है ना, ये जो बाहर के साइड में जो Cl2 है बस यही टूट के आयन में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो पूरा का पूरा यूनिट है, ये पूरा का पूरा यूनिट एज इट इज रह जाता है। देखिए ये पूरा का पूरा यूनिट एज इट इज रह गया। इसके अंदर जो निकेल और एमोनिया के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटा नहीं है, एज इट इज रह गया। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट आयन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कुछ यूनिट पूरा का पूरा यूनिट एज इट इज रह जाते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे लिख सकते हैं जी इट डज नॉट गिव द ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग आयन इन एक्यूअस सोल्यूशन। यहाँ पे Na2+ का आयन नहीं मिला हमें, एमोनिया का आयन भी नहीं मिला। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट डज नॉट गिव द ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग आयन इन एक्यूअस सोल्यूशन बट गिव द न्यू आयन। देखो यहाँ पे NiNH3 होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2+ लिखा गया है। दैट मीन्स हमें ये एक न्यू आयन मिल गया। इस न्यू आयन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कैटायन कहते हैं, क्योंकि यही है कॉम्प्लेक्स जिसके बीच में बॉन्ड टूटा नहीं है, यही है कॉम्प्लेक्स। इसे हम कॉम्प्लेक्स कैटायन कहते हैं। कैटायन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे हम कॉम्प्लेक्स कैटायन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए FeCN2 एक्यूएस के साथ मैंने 4 मोल KCN एक्यूएस का मिक्सिंग किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इवापोरेशन, देन उसके बाद कंडेंसेशन। इससे हमें K4 एफिशिएंसी, ये एक एडिशन कंपाउंड मिल जाएगा, ये एक एडिशन कंपाउंड मिल जाएगा। ये जो एडिशन कंपाउंड हमें मिला उसके बाद हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। वाटर के साथ रिएक्शन मतलब वाटर में इसे जाके डाल देंगे, तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 4K+ FeCN6 4-। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो एलिमेंट आयरन है और CN है इनके बीच में बॉन्ड टूटना चाहिए था, लेकिन ये बॉन्ड टूटा नहीं, एज इट इज रह गया। तो इसे हम कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करेंगे और ट्रीट करेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर क्या चार्ज आया, 4- आया, नेगेटिव चार्ज आया, इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स एनायन बोलते हैं। दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट अपने आयन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो एलिमेंट है या फिर स्पेसीज है सिर्फ वही अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आ जाता है। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है
और ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन रहता है, सिर्फ यही वाला आयन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ यही वाला आयन अपने यही वाला एलिमेंट जो एलिमेंट से आयन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स इसी को हम, सिंस ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। इसी को हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। इसी को हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता लग गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसके अंदर बीच में मेटल प्रेजेंट है, उसी मेटल को घेर के चारों ओर लिगैंड प्रेजेंट है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और इसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी कुछ एलिमेंट होते हैं जिस एलिमेंट वाटर के साथ मिलने के बाद अपने आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंस ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हम इसे आयोनाइजेशन स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम इसे आयोनाइजेशन स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करिए। यहाँ पे देखिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके बीच में मेटल है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ इसके बीच में क्या है, मेटल है। तो यहाँ पे मैंने M से रिप्रेजेंट कर दिया, सेंट्रल मेटल को M से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे देखिए लिगैंड कितने हैं, लिगैंड 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लिगैंड है। दैट मीन्स कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसा भी हो सकता है जिसमें 6 लिगैंड नहीं हो, 4 लिगैंड हो, नहीं तो 8 लिगैंड हो, नहीं तो 12 लिगैंड हो, नहीं तो 16 लिगैंड हो। दैट मीन्स यहाँ पे लिगैंड को हम N से रिप्रेजेंट कर देंगे, नंबर ऑफ लिगैंड को। L तो लिगैंड हो गया, और लिगैंड कितने हैं, 6 लिगैंड है तो 6 लिख देंगे N के जगह, 4 लिगैंड है तो 4 लिख देंगे N के जगह। दैट मीन्स हम यहाँ पे मेटल को M से रिप्रेजेंट कर दिए, लिगैंड को, सारे जितने भी लिगैंड अपने सराउंडिंग मेटल के चारों ओर घेर के हैं, वो लिगैंड को हम पूरे का पूरा समेट लिए, पूरा का पूरा समेट के हम L से और उसके साइड में हम N से रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पे N क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ लिगैंड को रिप्रेजेंट करिए। देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और यहाँ पे जो L है इससे हम क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। और यहाँ पे जो N है, यहाँ पे जो N है नंबर ऑफ लिगैंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर L 4 है दैट मीन्स 4 लिगैंड मेटल को घेर के रखे हैं। अगर L 6 है दैट मीन्स 6 लिगैंड मेटल को घेर के रखे हैं। और यहाँ पे जो M है, M क्या है, सेंट्रल मेटल है, और इसे हम सेंट्रल एटम भी कह सकते हैं, इसे हम सेंट्रल एटम भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर X है, तो ये X किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो चार्ज है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी बताया गया है। यहाँ पे देखिए ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर क्या चार्ज है, 2+ है यानी पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर क्या चार्ज है, 4- है यानी नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। इसे हम +- X से रिप्रेजेंट करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो Y है, ये Y क्या है, ये Y आयोनाइजेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी स्पेसीज आपको दिखाई देगा उसे आप आयोनाइजेशन स्फीयर बोल सकते हो, और नहीं तो इसे आप काउंटर आयन भी बोल सकते हो। लिख लेना कॉपी में, इसे आप आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोल सकते हो, नहीं तो इसे आप क्या बोल सकते हो, काउंटर आयन भी बोल सकते हो, नहीं तो इसे आप फ्री आयन भी बोल सकते हो। 3 नाम हो गया, काउंटर आयन हो गया, फ्री आयन हो गया, नहीं तो आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया। इससे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। तो चलिए फिर से मैं ले चलता हूँ एग्जाम्पल की तरफ। देखिए ये जो पूरा का पूरा एडिशन कंपाउंड बनके आपके पास था, इसे जब हम वाटर में डालें, वाटर में डालने के बाद ये जो K4 है ये क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर है। सिर्फ आयोनाइजेशन स्फीयर में जो एलिमेंट है अपने आयन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे पोटासियम था तो पोटासियम प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये जो सारा का सारा यूनिट है एज इट इज रह गया। देखिए एज इट इज रह गया, इसके ऊपर 4- आ गया। तो ये 4- आयन कैसा आया, आप क्या करोगे, पोटासियम जो है K4 है, इस 4 को यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, इसके ऊपर शिफ्ट कर दोगे।
और एफिशिएंसी से कितने यूनिट है, एक ही यूनिट है, क्योंकि इस स्क्वायर ब्रैकेट के पास कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो इस 1 को क्या करोगे, इस 1 को k के ऊपर शिफ्ट कर दोगे, दैट मीन्स 4k प्लस, दैट मीन्स 4k प्लस 1 को हम नहीं लिखने से चलेगा, दैट मीन्स 4k प्लस, और यहाँ पे जो 4 है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर तुम शिफ्ट कर दोगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर शिफ्ट करने के बाद ये 4 माइनस बन जाएगा। तो माइनस क्यों बना, क्योंकि कोई भी स्पेसीज जो लेफ्ट साइड में होता है वो कैटायनिक पोजीशन होता है, लेफ्ट साइड वाला पोजीशन कैटायनिक पोजीशन होता है, और राइट वाला पोजीशन एनायनिक पोजीशन होता है। जैसे कि NaCl में पॉजिटिव कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये कैटायनिक पोजीशन है, और नेगेटिव कहाँ पे लिखेंगे, राइट साइड में, क्योंकि ये एनायनिक पोजीशन है। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में जो स्पेसीज है उसी के ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो कितने पॉजिटिव आएगा, ये डिपेंड करता है राइट साइड स्पेसीज कितने नंबर के हैं। राइट साइड स्पेसीज एक ही नंबर का है तो यहाँ पे यूनि पॉजिटिव आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और इसके ऊपर कितने नेगेटिव आएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेफ्ट साइड स्पेसीज नंबर कितना है। लेफ्ट साइड स्पेसीज का नंबर सिर्फ 4 ही है, देखो यहाँ पे 4 ही है, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस होके। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक उसी तरह आयोनाइजेशन स्फीयर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नहीं तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आयोनाइजेशन स्फीयर है, आयोनाइजेशन स्फीयर में कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो 2Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स आयोनाइजेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे देखो K4 है आयनाइजेशन स्फीयर में, ये जब कन्वर्ट हुआ तो K प्लस में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर जब कन्वर्ट हुआ तो नेगेटिव चार्ज लेके कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे जो आयनाइजेशन स्फीयर है कन्वर्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज लेके कन्वर्ट हुआ। दैट मीन्स आयनाइजेशन स्फीयर में जो स्पेसीज है, जो एलिमेंट है, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ पाएगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ पाएगा। इसको तुम थोड़ा ध्यान में रखना, जब आप पानी के साथ इंटरेक्शन करोगे तो चार्ज कौन सा आएगा, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए, तो चार्ज के नंबर को भी ध्यान रखना। यहाँ पे K4 है तो 4 ऊपर जाके 4 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे आके 1 प्लस हो गया। ठीक यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन था और इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम नोट्स में कैसे लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो 2 बिहेवियर है उसके बारे में तो आपको पता लग गया होगा। क्या बिहेवियर है, एक बिहेवियर ये है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम वाटर में डालोगे, जब आप वाटर में डालोगे तब सारे का सारा एलिमेंट अपने आयन में नहीं टूटेगा और कुछ नया आयन बनता हुआ आपको नज़र में आ जाएगा। वो नया आयन क्या है, या तो कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। ये तो है पहला पॉइंट जो बिहेवियर से हमें पता लग गया। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूँ, इट डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग आयन। इट डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग आयन। देखिए यहाँ पे Fe2+ का भी तो आयन था, देखिए यहाँ पे हमने Fe2+ लेके रखे हैं, यहाँ पे Fe2+ आयन है, तो Fe2+ यहाँ पे मैंने लेके रखा हूँ। दैट मीन्स Fe2+ का आयन भी तो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद मिलने चाहिए था, तो Fe2+ मिलेगा तब ना Fe2+ का हम टेस्ट करवाएंगे, तो Fe2+ है पानी में मौजूद है तो हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पे तो Fe2+ का सवाल ही नहीं उठता, Fe2+ बना ही नहीं। दैट मीन्स जब हम टेस्ट करेंगे जितने भी एलिमेंट है ऑल करस्पॉन्डिंग आयन का टेस्ट नहीं मिलेगा। इट डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग आयन बट गिव द टेस्ट ऑफ न्यूली फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, बट गिव द टेस्ट ऑफ न्यू आयन और न्यूली फॉर्म आयन। वो न्यू फॉर्म आयन क्या है, या तो फिर वो कॉम्प्लेक्स कैटायन हो सकता है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स एनायन हो सकता है। अभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डेफिनेशन कैसे लिखोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डेफिनेशन कैसे लिखोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डेफिनेशन लिखने के लिए इसे याद करो, इसे याद करो। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एडिशन कंपाउंड से ही आया था। दैट मीन्स एक ऐसा एडिशन कंपाउंड जिसमें एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक मेटल होता है
और जो मेटल है अपने चारों ओर लिगांड से घिरा हुआ है, और मेटल और लिगांड के बीच में जो कनेक्शन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और जब हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट अपने आयन में नहीं टूटे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द एडिशन कंपाउंड इन which in the coordination sphere a central atom is present which is surrounded by ligand via coordinate bond, and when it is dissolved in water then each atom do not break into its own ion is called coordination compound or coordination complex। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं और इसका डेफिनेशन क्या है और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये था पहला पॉइंट आप लिख लोगे यहाँ पे, दूसरे पॉइंट ये लिख लोगे, तीसरा पॉइंट ये लिख लोगे, उसके बाद ये दो एग्जाम्पल लिखोगे, उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन लिखोगे। इस रिप्रेजेंटेशन में आप इसको इंक्लूड मत करना, ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर या तो प्लस चार्ज हो सकता है नहीं तो माइनस चार्ज हो सकता है। ये जो आयनाइजेशन स्फीयर है ठीक इसी तरह इसके ऊपर भी प्लस चार्ज हो सकता है और माइनस चार्ज हो सकता है। ये था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट जो नोट्स है, जो पॉइंट है बताना जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, जब आयन में कन्वर्ट हो गया तो पोटेशियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। ये पूरे यूनिट के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। दैट मीन्स दो ऑपोजिट आयन मिल गया। दो ऑपोजिट आयन मतलब एक प्लस वाला पार्ट मिल गया, एक माइनस वाला पार्ट मिल गया। दैट मीन्स ये दो आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा कि नहीं, जरूर रहेगा, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज आयन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड देखिए यहाँ पे NaCl है, Na प्लस Cl माइनस, दो अपोजिट चार्ज मिल गया, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। दैट मीन्स दो अपोजिट चार्ज स्पेसिस के अंदर आयनिक बॉन्ड ही रह सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो K4 है और यहाँ पे जो Fe6 है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, ये K4 आयनाइजेशन स्फीयर है और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। दैट मीन्स आयनाइजेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है या फिर कोवैलेंट बॉन्ड है, जरूर आयनिक बॉन्ड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट हो पा रहा है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। और आपको पता होगा केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर में पहले जो आपका फर्स्ट ईयर में जो हमने बता के रखे हैं, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है, क्योंकि जब जहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड बनता हुआ नज़र में आएगा वहाँ हम कभी भी बॉन्ड एंगल का सवाल नहीं पूछते। यहाँ पे देखिए जो NaCl है ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, और एटम को हम स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एटम है सोडियम का प्लस, ये एटम है क्लोरीन का माइनस। तो ये दो स्फीयर से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटम को, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान के चलते हैं ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसका मतलब है ये नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे अगर सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन किसी एक जगह फिक्स नहीं रहेगा। यहाँ पे क्लोरीन देखो, यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है, ऊपर साइड डाइना बाइना हर जगह रह सकता है, क्योंकि इसे तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। और इनके बीच में जो यहाँ पे जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और इसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसका 3 नाम होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या तो डेटिव बॉन्ड, या तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, इसका नेचर डायरेक्शनल होता है, ये एक परफेक्ट डायरेक्शन में फिक्स हो जाता है। जैसे कि देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है, स्पेशल कैटेगरी है। आपको CH4 मॉलिक्यूल का पता होगा जानकारी। ये CH4 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर की है। sp3 है और ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर की है। और ये जो CH4 है ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर की है और इनके बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इनके बीच में कोवलेंट इंटरेक्शन है। देखिए ये CH4 का स्ट्रक्चर है, ऐसे देखें, ये CH4 का स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहाइड्रल है, ये CH4 का स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स ये एक कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, सेंटर में कार्बन है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। और ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर की है। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट का ही बनेगा। दैट मीन्स ये डायरेक्शन फिक्स है, Cl की तरह हम इसे घुमा नहीं सकते। यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है, ये कोवलेंट इंटरेक्शन है, आयोनिक इंटरेक्शन नहीं है, ये कोवलेंट इंटरेक्शन है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल क्या है 109 डिग्री 28 मिनट। दैट मीन्स इसे हम ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन हम ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। अगर इसे हम ऐसे डायरेक्शन में रख देते हैं दैट मीन्स यहाँ पे एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन फिक्स है, ये इसको डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो ठीक उसी तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको आगे जो लेक्चर पढ़ाऊंगा बता दूंगा कोवलेंट बॉन्ड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे अलग है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड दोनों ही डायरेक्शनल नेचर की है। दैट मीन्स यहाँ इसके अंदर जो बॉन्ड है इस बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर की है और आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है और वो नॉन डायरेक्शनल नेचर की है। तो यहाँ पे एक नोट लिखना, ये सारे पॉइंट्स लिख लेने के बाद इसके नीचे एक नोट लिखना, नोट 1 करके लिखो। नोट 1 में लिखना देयर इज ए आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन, देयर इज ए आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन आयोनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देयर इज ए आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन ionization sphere and coordination sphere and it is non-directional in nature and it is non-directional in nature। ये है हमारा नोट 1। सेकेंड नोट में लिखना, सेकेंड नोट में लिखना there is a coordinate bond, there is a coordinate bond present between central metal atom and ligand। there is a coordinate bond present between central metal atom and ligand and it is directional in nature and it is directional in nature। ये था हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड एडिशन कंपाउंड का दूसरा पार्ट। एडिशन कंपाउंड का पहला पार्ट कौन था, डबल सॉल्ट, और ये है दूसरा पार्ट। ये जो डबल सॉल्ट हमने डिस्कशन किया था लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें मैंने बताया था 2 एग्जाम्पल के बारे में, एक था पोटासालम, दूसरा था मोहर सॉल्ट। ये 2 एग्जाम्पल जो है पोटासालम एक डबल सॉल्ट, मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट, यही 2 एग्जाम्पल का आपको बनाना है लेबोरेटरी के अंदर, आपके प्रैक्टिकल में भी इंक्लूड है। तो आपको इस पोटासालम और डबल सॉल्ट का थोड़ा पोटासालम और मोहर सॉल्ट का थोड़ा ध्यान रखना। इसी को हम लेबोरेटरी के अंदर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और जब यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, एग्जामिनर भी आपको डबल सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज डबल सॉल्ट, कैसे बनता है, एडिशन कंपाउंड क्या है, और पोटासालम का फॉर्मूला लिखो, पोटासालम का मोलेकुलर वेट लिखो। पोटासालम को हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो कंप्लीट आयोनाइजेशन होता कि नहीं है, ज़रूर होता है। और जो मोहर सॉल्ट है इससे हम पानी में डालेंगे तो इसका 100% आयोनाइजेशन होगा कि नहीं। मोहर सॉल्ट एक कैसा सॉल्ट है, सिंगल सॉल्ट है या फिर डबल सॉल्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन जो एग्जामिनर है प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं। ज़रूर आपको मोहर सॉल्ट और जो पोटासालम है किसी एक को मिल जाएगा। अगर एक को मोहर सॉल्ट मिला तो दूसरे को पोटासालम जरूर मिलेगा। तो आपके मैं बता के रखता हूं, जब आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा एग्जामिनर इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, गौर करना इस बात को। तो चलिए हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अगले भाग। हमारे पास दूसरा आप हेडिंग लगाना टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या हेडिंग लगाना, टाइप्स ऑफ
लगाना अभी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे लिखना देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन टोटल आपके पास 4 प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, लिखना देयर आर 4 टाइप्स ऑफ coordination compound. There are 4 types of coordination compound. First है complex containing complex cation, complex containing complex cation। ये एक टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन। इन दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसमें लिखना इन दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर contain positive charge। इन दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन पॉजिटिव चार्ज। इसका एग्जाम्पल में लिखना NiNH3 kept in 6 Cl2। जब इसे हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NiNH3 6, चार्ज कितना आएगा, चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, लेफ्ट साइड में है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितने चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये डिपेंड करता है राइट साइड का नंबर कितना है, 2 है, दैट मीन्स +2 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, +2 आएगा। अभी आ जाएगा 2 Cl है आपके पास, 2 Cl माइनस आयन, क्या आएगा 2 Cl माइनस, 2 Cl है तो 2 Cl, और यहाँ पे 1 कैसा आया, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 ही है यहाँ पे, तो 1 माइनस आ जाएगा क्योंकि ये एनायनिक पोजिशन में है। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, जहाँ पे ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरा है कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स एनायन, यह है कॉम्प्लेक्स कैटायन। लिख लेना, नीचे लिख लेना कॉम्प्लेक्स कैटायन, यह है कॉम्प्लेक्स कैटायन। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स एनायन। इसमें लिखना इन दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन नेगेटिव चार्ज। इन दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल क्या होगा, K4 FeCN6, K4 FeCN6। ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसे जब आप वाटर में डालोगे तो 4K प्लस FeCN6 माइनस, इसके नीचे लिख लेना ये एक कॉम्प्लेक्स एनायन है, इसके नीचे लिख लेना कॉम्प्लेक्स एनायन है। इसे हम कॉम्प्लेक्स एनायन क्यों कहते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कितने नेगेटिव आएगा, 4 नेगेटिव आया, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हो गया 4 माइनस हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स एनायन। और तीसरे में है कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग, तीसरे टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपके पास कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग नो आयन। यहाँ पे हो गया कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग नो आयन। इसमें लिखना इन दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स there is no charge present on coordination sphere। in this type of coordination complex there is no charge present on coordination sphere and it is neutral type complex। example में लिखना
CO NH3 होल 3 Cl3। और एक एग्जांपल लिख देना यहाँ पे, PT NH3 होल 2 Cl2, PT NH3 होल 2 Cl2। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज है, कुछ भी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स जीरो चार्ज है। जब जीरो चार्ज रहता है तो उस टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को आप न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलोगे। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो यहाँ पे या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, कोई सा भी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे जीरो चार्ज है। तो इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को आप न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही बोलोगे, ठीक है। देखिए इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आयोनाइजेशन स्फीयर नज़र में आ रहा है, नहीं आ रहा है आयोनाइजेशन स्फीयर। लेकिन इस टाइप के देखो, यहाँ पे आयोनाइजेशन स्फीयर है, यहाँ पे भी आयोनाइजेशन स्फीयर है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है। तो तीसरा पॉइंट लिखना, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा हो या फिर दूसरा हो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इन दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देयर इज नो आयोनाइजेशन स्फीयर, दैट मीन्स न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में देयर इज नो प्रेजेंट ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर, लिख लेना है ना। इन दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देयर इज नो आयोनाइजेशन स्फीयर। चौथा नंबर पे आ रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स contain both complex cation and complex anion। लिखना इस पॉइंट को, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंटेन बोथ कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। लिखना इट कंटेन, इसमें लिखना इट कंटेन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट कंटेन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एग्जाम्पल देखना यहाँ पे, CONH3 होल 6 COCl6। दूसरा एग्जाम्पल देखो, PTNH3 का होल 4 PTNH3 का होल 4 PTCl4 का होल 4 PTCl4। दैट मीन्स आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं आएगा, और एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको देखने में मिलेगा जहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट रहेगा। ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक पोजीशन में है और दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक पोजीशन में है। दैट मीन्स यहाँ पे भी कुछ चार्ज आएगा, यहाँ पे भी कुछ चार्ज आएगा। तो चार्ज कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 1 यूनिट है, तो यहाँ पे 1 प्लस आएगा, यहाँ पे भी 1 यूनिट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ पे 1 माइनस आएगा। तो जो भी है हम इसे बाद में देखेंगे, क्योंकि इससे जो इस टाइप का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसका हम नोमेनक्लेचर भी करेंगे, और इस टाइप का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम निकालेंगे। तो आपके पास ये है 4 टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।